हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, बड़ी अच्छी बात है बेटा। लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है? उसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं, एक अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप थोड़े से और ट्राई कर लीजिए, थोड़े से और क्वेश्चन लीजिए, ठीक है? और जितने भी आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं उनको आप ढंग से करते रहिए। आज का टारगेट हमारा है कि एक नया टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। और एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, बहुत ही हल्की नॉलेज दे रखी है आपको, बहुत बेसिक चीजें बता रखी है। तो मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि आपको मैं कुछ चीजें वो बताऊं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लास 9 के बच्चे को वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ थोड़ी मोटी नॉलेज से आपका काम चलेगा नहीं। मतलब चलने का मतलब ये होता है कि आपने एक दो क्वेश्चन कर लिया, आप खुश हो गए कि हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन मुझे आ गए क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन उसके करे। नहीं, आपको वो सारी बेसिक चीजें जाननी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जुड़ी हुई हैं, भले ही वो आपकी एनसीईआरटी में ना लिखा हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बेटा यू हैव टू थिंक ओवर इट, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है? और जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ढंग से रिवाइज करेगा, और इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि मेरी एनसीईआरटी में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा हुआ। और इस बात को आप कंपेयर ना करिए। जैसे कुछ बच्चे, देखो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी जो सिलेबस की एक बुक होती है एनसीईआरटी, हम उसको देखते हैं, हम कहते हैं मैं अभी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आप उसको बुक में ढूंढना चालू कर देंगे कि अरे सर एनसीईआरटी में हमारे में सर ये कहाँ है, ये कहाँ है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा इनसे बहुत सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। और वो भी छोड़िए, जो चीजें मैं आपको आज बताऊंगा इनमें से बहुत सारी चीजें आपको किसी भी रिफ्रेशर बुक में नहीं मिलेगी क्लास 10 की, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिला तो उसका मतलब गलत है, नहीं। दिस इज एक्स्ट्रा, जो आपको पता होना चाहिए। वो चीजें तो मैं आपको बताऊंगा जो आंसर में दे रखा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको नहीं मिलेंगे शायद बुक्स के अंदर, ठीक है? मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे हमारे पास नई नई अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं, उनमें कुछ चीज अपडेट होकर आ रही हैं, तो अच्छी बात है अगर मिलता है। लेकिन बाई चांस अगर आपके पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें सारी चीजें दे रखी है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? तो शुरू करें। तो चलिए, टॉपिक for today is uniform circular motion. Uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या मीनिंग निकलता है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, ठीक है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर का मतलब तो कोई चीज गोल अगर घूम रही है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है गोल घूमना। और गोल घूमना कैसे बता पाओगे? गोल कोई चीज तब घूमती है, सर्कुलर तब घूमती है व्हेन इट इज एट द सेम डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर जगह पे, एक फिक्स पॉइंट से अगर कोई चीज बराबर डिस्टेंस पे घूम रही है तो वो गोल ही घूमेगी। देखो, ये मेरे पास बेटा एक पॉइंट था, सेंटर पॉइंट, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट था। मैं मान लेता हूं कि एक थ्रेड था, उस थ्रेड से आपने एक स्टोन को बांध रखा है, थ्रेड से एक स्टोन को बांध रखा है, एंड दिस थ्रेड इज एट योर हैंड। इसका दूसरा एंड है वो आपके इस हाथ पे। अब उसको घुमा रहे हैं गोल। अब इसको अब गोल घुमाते हैं तो क्या होता है? ये ऐसे ही जाएगा ना। और आप सोचिए कि जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो हमेशा इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम रहेगा। ये यहां पे पहुंच जाए तब भी वही रहेगा, ये यहां पे पहुंच जाए तभी ये रहेगा, यहां पे पहुंच जाए तभी ये रहेगा। अब कब हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, ये बात समझनी जरूरी है। दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हर जगह इसकी स्पीड सेम रहनी चाहिए और सर्कुलर पाथ पे घूमनी चाहिए। जब ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो होंगे देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि यहां पर मैं मान लेता हूं कि बेटा इट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? यहां पर ऐसे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो अब जो मैंने बनाए हैं यहां पे बोर्ड पे, इसमें दो बातें नोट करने की है। पहली बात नोट करने की है कि 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, सब जगह स्पीड सेम है। और दूसरी बात नोट करने की क्या है? दूसरी बात नोट करने की ये है कि मैंने यहां पर कुछ एरोज बनाए। यू नो व्हाट दीज एरोज इंडिकेट? क्या बताएंगे एरो? व्हाट डज दे इंडिकेट? They indicate the direction in which the particle moves when it is detached. यानी कि इस स्टोन को जब मैं थ्रेड से घुमा रहा हूं गोल, और अगर ये थ्रेड टूट गई, जब स्टोन इस पॉइंट पे था और अगर ये थ्रेड टूट गई तो ये स्टोन गोल नहीं जाएगा, ये स्टोन स्ट्रेट चला जाएगा यहां से। इसी तरीके से जब ये यहां पे घूम के यहां आएगा और तब ये थ्रेड टूट गई तो ये नीचे चला जाएगा। अगर यहां पे पहुंच गया होगा तब थ्रेड टूट गई तो ये सीधा जाएगा, और अगर यहां पे था तो थ्रेड टूट गई तो यहां जाएगा।
दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा नहीं कि फाइनली ऐसे जाएंगे, फाइनली तो इनका पाथ थोड़ा बदल जाएगा। अगर ये इस पाथ पे टूट जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से यूं जाएगा और फिर थोड़ा कर्व होके नीचे चला जाएगा, अर्थ पे फॉल कर जाएगा। ये यहाँ पे जैसे ही टूटेगा वो सीधा नीचे गिरेगा, ये यहाँ पे जैसे ही टूटेगा यहाँ से आके यूं चला जाएगा, कर्व जाएगा। इट्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल पाथ और पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल की तरह काम करता है वो। चलिए हमारे सिलेबस है, बहुत बार की बात है, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट मस्ट फॉलो टू क्राइटेरिया। फर्स्ट थिंग, its speed remains same throughout the motion, and second, it should perform circular path. Circular path में अगर कोई चीज चल रही है और उसकी स्पीड सेम है, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड इसलिए आया है यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से, स्पीड रिमेन्स सेम और सर्कुलर मोशन तो ये है। ठीक है, अब मेन बात है इसके डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम इसके डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके एग्जांपल सोचते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, देन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, वहां पर आप रेडियस r बना सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r। ओके, और फिर इसके एग्जांपल हम सोचेंगे क्या हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लिखिए जरा इसके अंदर हेडिंग वाज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड राइट इन दिस। देखिए, if an object moves in a circular path, if an object moves in a circular path, if an object moves in a circular path with constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion. Its motion is said to be uniform circular motion. ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसमें एक टेक्निकल बात थी। पता है क्या टेक्निकल बात थी? आपको मैंने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, अगर आपने यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी लिख दिया ना, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। और वो क्या डिफरेंस है? स्पीड अगर मेरे पास थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी मेरे पास रहेगी, हो सकता है 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, 4 मीटर पर सेकेंड साउथ, 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। आप चेक करो, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज सेम, लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना। इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया किधर? ईस्ट में। ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया साउथ में। ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? टुवर्ड्स वेस्ट, एंड ये 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। दैट मींस स्पीड इज सेम बट द वेलोसिटी इज नॉट सेम बिकॉज़ द डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी मोमेंट, एट एवरी इंस्टेंट। लगातार डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए आप इस डेफिनेशन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी टर्म यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखें। If you are using constant velocity, it is wrong. If you are using constant speed, it is absolutely correct. ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल क्या? फैन को मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूं। फैन गोल गोल घूम रहा है, क्या फैन को इसका एग्जांपल ले सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और पर्टिकुलर करना पड़ेगा। अब वो पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा? देखो, फैन में तो बहुत सारे पार्ट है, जिसके पिंग्स हो गए। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं इस तरीके से बता सकता हूं? मैं इस फैन का जो एक ब्लेड है ना, विंग का जो ब्लेड होता है, ठीक है, ये ब्लेड जो होता है, इसमें यहां एक पॉइंट मार देता हूं, तो अब जब ये फैन घूमेगा तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो ये गोल घूमेगा। यहाँ पे मान लो तब भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे मान लो तब भी ऐसा होगा, इसके पास मान लो यहाँ तब भी ऐसा ही होगा, इसके एक पॉइंट पे मान लो तो भी ऐसा ही होगा। जैसे कि अगर आपने एक सिंपल सी एक्टिविटी है, हालांकि मैं कहूंगा नहीं कि घर पे इसको करना, हो सकता है पिटाई हो जाए तुम्हारी, तो इसलिए करना मत इसको, बस मैं इमेजिन करने को कह रहा हूं। वो क्या है? फैन में पता है आपको, ये जो पार्ट होता है ना गोल वाला, ये बीच वाला, अगर यहां पर आप स्केच पेन से या फिर कलर ब्रश से आप कुछ डॉट्स बना दे। कैसे डॉट्स? यहां देखो, ये मान लो इसका राउंड पार्ट था, और मैंने इसको एक ऐसे 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 2-3 डॉट्स बना दिए।
इसमें एक डॉट तो सेंटर पे है, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी मान लेता हूं इसको, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये 4 डॉट थे बेसिकली, एक पॉइंट मेरा सेंटर था। तो जब ये फैन घूमेगा ना तो पता है क्या होगा, आपको एक डॉट में दिखाई देंगे, आपको सर्कल दिखाई देंगे, ये ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे, ये ऐसे, आपको सर्कल दिखाई देंगे ब्लैक कलर के, क्योंकि दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि हम अपनी आई से कितनी फास्ट किसी चीज को मूव करते देख सकते हैं। जैसे हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन ये बताता है कि फैन चल रहा है, लेकिन फैन चलते चलते उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, उसके विंग्स जो होते हैं, ब्लेड्स जो होते हैं, वो दिखने बंद हो जाते हैं, देख के पता ही नहीं लगता। आप चलते हुए फैन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसमें 3 विंग्स हैं या 3 ब्लेड्स हैं या 4, क्योंकि नॉर्मली 2 तरीके के फैन होते हैं हमारे पास, 3 ब्लेड्स वाले भी होते हैं, 4 वाले भी होते हैं। लेकिन अगर वो पहले से चल रहा है, आपके घर में नहीं है वो फैन, कहीं और है जहां पहली बार गए, तो पहले से चल रहा है तो आप देख के नहीं बता पाएंगे उसके अंदर 3 है कि 4 है। जब वो रुकेगा तब पता लगेगा, कि जब स्लो होगा तब पता लगेगा। तो इसी तरीके से इट्स कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये डॉट जो थे, जब इस फैन को आप चलाएंगे तो ये इतनी तेज डॉट घूमेंगे कि आपको पूरा सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। सिर्फ एक डॉट सर्कल नहीं बनाएगा, कौन सा, बिल्कुल बीच वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बीच वाला जो डॉट है ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं है, क्योंकि सर्कल बनाए नहीं रहा। लेकिन इसके अलावा जितने भी डॉट हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इवन ये जो मैंने आपको ब्लेड में बताया कि इसकी जो पंखुड़ियां हैं यहाँ पर अगर आपको डॉट बनाए तो वो भी परफेक्ट आपको सर्कल बनते हुए नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फैन का सेंटर नहीं आता, फैन के कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो उसको एग्जांपल क्या लिखना चाहिए, एग्जांपल अगर आप लिखेंगे एग्जांपल फैन, तो ये पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि फैन में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कैसे इस चीज को मैं परफेक्ट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल है मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, या मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड्स। टिप ऑफ ब्लेड्स, टिप का मतलब होता है ये कॉर्नर। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए क्या है कि कोई एक पॉइंट में सेलेक्ट कर लेता हूं। तो सबसे इजी कहने के लिए क्या रहेगा कि ये मेरे पास टिप है, इस टिप को इस तरीके से हम गोल गोल घूमते हुए देख लेंगे, वहां पे एक मार्क लगा दो, आपको बिल्कुल सर्कुलर घूमता हुआ नजर आएगा। तो मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, ठीक है। तो मोशन ऑफ फैन लिखना सही नहीं है, क्योंकि मोशन ऑफ फैन जो होता है वो सर्कुलर मोशन में नहीं आता, वो आता है रोटेशन मोशन में। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन, वो आप बाद में पढ़ेंगे कभी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट का मोशन देखना है, तो वो सर्कुलर मोशन में होगा। अब मुझे बताओ, क्या रोटेशन ऑफ अर्थ इसका एग्जांपल हो सकता है, रोटेशन ऑफ अर्थ हो सकता है, डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि मैं अर्थ के किस पार्ट की बात करता हूं। अगर मैं अर्थ पे अपने को बताऊं कि क्या मैं अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हूं, सो द आंसर इज यस। क्योंकि अर्थ कैसी है, इसको मान लेता हूं मैं अर्थ, हालांकि ये स्फेयर नहीं है, लेकिन इमेजिन कर लेते हैं अगर ये अर्थ है तो मैं इसके ऊपर कहीं यहां पे कहीं हूं ना, तो जब ये घूमेगी तो क्या होगा, मैं भी घूमूंगा साथ साथ, और जब मैं इसके साथ साथ घूमूंगा तो सेंटर से मैं हमेशा फिक्स डिस्टेंस पर हूं, और क्योंकि अर्थ का रोटेशन का स्पीड बिल्कुल सेम रहता है हमेशा, इसलिए आप सर्कुलर मोशन सेम स्पीड से करेंगे। लेकिन अगर मैं पूरी अर्थ की बात करता हूं तो ये पूरी अर्थ के लिए ट्रू नहीं है, अर्थ के किसी पॉइंट्स के लिए ट्रू है जो सर्कुलर पाथ में हो, अर्थ का सेंटर जो है वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूम रहा होता, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इसका एग्जांपल हो सकता है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रिवॉल्व करना अराउंड सन हो सकता है, आंसर इज नो, because earth revolve around sun in elliptical orbit, not in circular orbit, वो सर्कुलर पाथ नहीं है। अर्थ का ऑर्बिट कैसा है सन के चारों तरफ, ये ऐसा है। अगर सन यहां पर है तो अर्थ यहां पर है या यहां पर है, ये पाथ सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, इट्स कॉल्ड इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं इसको, इलिप्टिकल पाथ। तो जो इलिप्टिकल पाथ है क्योंकि वो सर्कुलर ही नहीं है, जब सर्कुलर नहीं है तो अर्थ को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कहा जा सकता उसके रेवोल्यूशन को। और दो बातें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए दो चीज चाहिए, एक सर्कुलर पाथ और एक कांस्टेंट स्पीड। अर्थ सर्कुलर पाथ में तो घूम ही नहीं रही सन के चारों तरफ, तो पहला क्राइटेरिया गया। मैं दूसरा भी बता देता हूं, अर्थ जब सन के पास होती है देन इट मूव्स फास्टर, और जब वो सन से दूर जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है।
उसके पीछे ग्रेविटेशन फोर्स का कंसेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत क्राइटेरिया मैं इसके बताऊंगा आपको। तो ना तो अर्थ की स्पीड सेम रहती है और ना वो सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है सन के चारों तरफ। दैट मींस इट इज नॉट द एग्जांपल, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज नॉट द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसको आप कभी नहीं यूज कर सकते इसका एग्जांपल के लिए। और क्या एग्जांपल यूज कर सकते हैं? जो मैंने आपको यहां एग्जांपल दिया उसको यूज कर लो। क्या कि इफ वी टाई अ स्टोन विद अ थ्रेड एंड देन रोटेट या रिवॉल्व बोलेंगे, रिवॉल्व इट, ठीक है, रिवॉल्व इट विद कांस्टेंट स्पीड, ये बताना जरूरी है, रिवॉल्व इट विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि स्पीड आपने कांस्टेंट कर दी और सर्कुलर पाथ तो बनेगी, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, राइट, ओके। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ जुड़ी हुई और कौन कौन सी चीजें हैं? अगर मुझे ये निकालना है कि कोई चीज सर्कुलर पाथ पर अगर घूम रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा घूमने में, अगर उसकी स्पीड को मैं v मान लूं तो उसको कितना टाइम लगेगा? क्योंकि on the basis of this you have the question on in NCERT, आपके NCERT टेक्स्ट बुक में जो बैक एक्सरसाइज है, जो आपकी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड, ये छोटी छोटी बातें जो आपको नोट करनी चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ revolution of an object in uniform object in uniform circular motion, in uniform circular motion, कैपिटल T इक्वल टू, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पे जिसकी रेडियस r हो, कोई चीज कितना एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन वन सर्कुलर पाथ, कितना, सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर, एंड दैट इज व्हाट 2 पाई r। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई r, एंड अपॉन स्पीड, स्पीड को आप v मान लो, v से हम स्पीड को भी और वेलोसिटी को दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो जो भी आपको स्पीड दे रखी है उसकी घूमने की, वो आप यहाँ पे रख दीजिए। जिस रेडियस अगर आपको इसकी दे रखी है तो 2 पाई r से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द टाइम पीरियड इन व्हिच इट रिवॉल्व्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल, जिससे कि हम टाइम पीरियड उस चीज का निकालते हैं। वो है हमारे पास रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। जो अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सुन रखे हैं, दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल क्या है? मून। एक क्वेश्चन है आपके लिए बहुत बढ़िया, एक जबरदस्त क्वेश्चन मुझे अभी पता लगा, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, ये बस जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। हमारा मून जो है ना, मून, उसका नाम क्या है? सोचिए, मैंने पूछा हमारे मून का नाम क्या है? नॉर्मली हम कहते हैं हाँ हमारे मून को मून ही तो कहते हैं। नहीं नहीं भाई, उसका नाम है, और बहुत ऐसा नाम है जो आपने सुन रखा होगा लेकिन याद नहीं आएगा। ठीक है, मून, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्स जो है उसके पास 2 मून है, फोबोस एंड डिमोस। जुपिटर के पास बहुत सारे मून हैं, जिनमें सबसे बड़े जो 4 हैं, लो, यूरोपा, क्रिस्टेलो एंड गायनीमेड। गायनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम। फिर ऐसे सैटर्न में जो बिगेस्ट है वो टाइटन है, जो सबसे छोटा है वो ट्राइटन है, और वहां पे आपके प्लूटो के पास फिर एक शरण जो उसका मून है। तो इसी तरीके से हमारे मून का भी कोई नाम होगा। जैसे मैंने बताया ना, मार्स में मून जो है वो सर्कुलर नहीं है, वो एस्ट्रॉइड जैसे हैं, फोबोस एंड डिमोस, ये उनके नाम है। ठीक है, मैंने आपको जुपिटर के बता दिए, लो, यूरोपा, क्रिस्टेलो, गायनीमेड। ठीक है, तो नाम है इनके। इसी तरीके से हमारा जो मून है ना, इसका नाम क्या है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने गूगल पे सर्च करके इसका मुझे आंसर बताया ना तो यूजलेस। यार गूगल पे सर्च करके तो मैं सब कुछ बता दूंगा, वो बात नहीं है। मेन बात ये है कि आप किससे भी पूछ लें, बस आपको इंटरनेट से नहीं पूछना, ये है आपका टारगेट। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से नहीं पूछते हो तब आप सोचते हैं तो आप जो भी आंसर देंगे मुझे अच्छा लगेगा, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो, लेकिन नेट से देख के आपने बताया तो क्या फायदा है। ये ऑनेस्टी आपको खुद से करनी है, मुझे नहीं बताने के लिए करनी है। मैं देखता हूँ, सोचो। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, सैटेलाइट मैंने बोला एक नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जैसे हमारा मून हुआ, और एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे आपने आर्यभट्ट सुना होगा, रोहिणी सुना होगा। ठीक है, इस तरीके से और जो सैटेलाइट हमारे पास थे
तो ये सैटेलाइट जो हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इनके मोशन को भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, बिकॉज दे मूव इन अ फिक्स रेडियस एंड अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, हमेशा सेम स्पीड से गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है बेटा, राइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं हम उनको, जियो सिंक्रोनस बोलते हैं, कई बार हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, इस तरीके के हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में हमेशा अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उनका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे कि कितने टाइम में वो अर्थ का चक्कर काट रहे हैं, तो टाइम निकालने का सिंपल तरीका है, आप ये देखिए कि अर्थ के सेंटर से लेकर वहां तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पता लग गया, किस स्पीड से वो चक्कर लगा रहे हैं, किस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो आपको पता लग गया, तो आपने क्या निकाला, 2πr निकाल लिया। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लिया और आपने उसको स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता लगेगा कितना टाइम लगता है उसको अर्थ का चक्कर लगाने में। जैसे कि हमारे जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी जिनको बोलते हैं हम, जो अर्थ के ऊपर एक फिक्स पोजीशन, जैसे इंडिया ने अपना एक सैटेलाइट भेजा, वो अर्थ के लिए एक फिक्स पोजीशन पे है, तो जैसे जैसे इंडिया घूमेगा वो सैटेलाइट भी इंडिया के ऊपर ऊपर ही घूमेगा। मतलब अगर यहाँ इंडिया है और यहाँ सैटेलाइट है यहाँ, तो इंडिया अगर घूम रहा है ना अर्थ के ऊपर, तो सैटेलाइट भी उसके साथ साथ घूम रहा है, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। और रोटेशन ऑफ अर्थ कितना होता है, 24 आवर्स, तो इसके भी घूमने का जो टाइम होता है वो 24 आवर्स ही होता है। इसी तरीके से पोलर सैटेलाइट होते हैं जो पोल्स के अबाउट घूम रहे होते हैं, ये तो घूम रहा होता है इक्वेटर के अबाउट, जिसको हम जियो स्टेशनरी बोलते हैं, और वो जो होते हैं पोलर सैटेलाइट वो ऐसे घूम रहे होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल के अबाउट, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो अराउंड 100 मिनट्स के आसपास ही होता है, बड़ा ही छोटा टाइम पीरियड होता है, बहुत जल्दी चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ी कम हाइट पर होते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, उसके हिसाब से हम उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो सैटेलाइट, नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, अब देखो इससे जुड़ी और क्या क्या चीजें, ये तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में काम आएगा, सैटेलाइट वाला ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला इजी है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि और क्या क्या चीजें हमको सीखनी है, इसके अलावा इतना तो आपको नॉर्मली सीखना था, इसके बाद क्या क्या चीजें। सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस जरूर वर्क कर रहे होते हैं, दो फोर्स। अब वो कौन कौन से फोर्स है, दे ऑलवेज एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑलवेज। अब वो कौन कौन से हैं, देखिए मैं बात करता हूं, नेम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स and centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको सर्कुलर मोशन में सीखना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता ना सर्कुलर मोशन में, तो आपने कुछ नहीं सीखा, फिर तो आपको ऊपर ऊपर चीजें आती हैं, आपको बेसिक भी नहीं पता फिर इसका। ठीक है, देखो जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा उसको सेंटर की तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ खींचता है जो फोर्स ना, उसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग का मतलब जो सेंटर को ढूंढ रहा हो। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि इफ दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा है, नीचे इसकी वेलोसिटी थी, ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है, तो अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा होता है, इसको हम Fc से डिनोट करते हैं। Fc का मतलब F फॉर फोर्स, C फॉर सेंट्रीपिटल, Fc, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास mv²/r। व्हाट इज m? m का मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v is what? Velocity, or simply we call it speed, speed of revolution, r radius of circle या radius of circular path, and Fc is called centripetal force। अब पता है सबसे कमाल की बात क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी लाइफ से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत। मतलब
आपके लाइफ में कितनी बार ऐसा इंसिडेंस हो चुका होगा जहां पे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस किया होगा? मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप कहीं हां आंसर है तो आपको पता है, लेकिन आपने ये नहीं पता होगा आपको कि वो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब जैसे मैं आपको पहले एक वैसा एग्जांपल दे रहा हूं, यूनिवर्स का एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पता है अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है मून, ओके। अर्थ और मून के बीच में एक फोर्स है जो उन दोनों को आपस में बांध के रखे हुए, बाइंडिंग फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। अब सोचो, अर्थ ने मून को अपनी तरफ पकड़ रखा है, नहीं तो मून बाहर जा सकता है, तो पकड़ रखा है, लेकिन कोई रस्सी नहीं है बीच में, देयर इज नो रोप, तो बिना रोप के भी एक फोर्स लग रही है जो इनको आपस में खींचे हुए है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं आपको चलो एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। ये ऐसा एग्जांपल है जो घर में कर सकते हो, और अगर इस क्वेश्चन को, इस चीज को आप घर में करेंगे तो मम्मी बड़ी खुश होंगी आपकी। कैसे? आपको करना ये है, बर्तन धोने आज घर पे जाके, अब सोचिए बर्तन आप सोचेंगे कि सर बर्तन हो सकता है कि आप लोग आप धो रहे हो बर्तन, या ये भी हो सकता है कि आप सोचेंगे कि सर हम क्यों बर्तन धोएंगे और क्या मतलब है इस बात का। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ उसका बर्तन धोने के आसपास से कोई मतलब है। बर्तन धोने के लिए एक सिंक यूज होता है, ठीक है बेटा, आपने वहां बर्तन रखे, 2-4 बर्तन धो लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत सारे बर्तन धोने, 1-2 बर्तन धो लेना, नहीं भी धोगे तो कोई दिक्कत की बात है, लेकिन कोशिश करना, मम्मी खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, उसका जो ड्रेन वाला होल होता है ना, जहां से पानी निकलता है बाहर नीचे की ओर, उसको बंद कर दो किसी तरीके से। बहुत सारे तरीके से इसको बंद किया जा सकता है, मैं एक ग्लास रख देता हूं वहां पे जो बिल्कुल फिक्स हो जाए तो पानी अंदर नहीं निकलेगा, या कुछ भी तरीके से, किसी भी जुगाड़ से आपने उसको बंद कर दिया, और फिर क्या कर दिया आपने, उसके अंदर पानी खोल दिया। ये काम आप जब भी कर रहे हो तो ध्यान रखें मम्मी आसपास ना हो, पिटने के चांस बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो आपने उसके अंदर पानी भरने के लिए छोड़ दिया। अब जब पानी भरने के लिए छोड़ दिया तो उसके अंदर जब पानी भर गया तो कोशिश करो घर में कोई ऐसी चीज हो जो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती हो, जैसे थर्माकोल बॉल्स होती है, या थर्माकोल का छोटा पीस हो गया, ठीक है। पानी पूरा भरा हुआ है लेकिन निकल नहीं सकता क्योंकि आपने बंद कर रखा है उसका, ड्रेन वाला जो होल है उसको बंद कर रखा। अब आप वहां पे जब थर्माकोल का पीस रखेंगे तो क्या होगा, थर्माकोल का पीस जब आप रखोगे तो उसके ऊपर स्टेबल रहेगा। अब आपको क्या करना है, ड्रेन वाला होल खोल देना है। क्या देखोगे, अब आप ये देखोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे गोल घूमते 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 पानी जो है वो नीचे जाएगा। आप सोचो, पानी सीधा ही नहीं जाएगा, पानी गोल गोल घूमते हुए नीचे जाएगा, ये तो कमाल की बात है। और आपने उसको गोल घूमने के लिए कोई इंस्ट्रक्ट नहीं किया ना, आपने उसके अंदर कोई स्पून डाल के चला रखा है उसको, वो अपने आप ही घूम रहा है, वो गोल घूमेगा। बाद में तो खैर नॉर्मल तरीके से जाएगा, लेकिन जब ज्यादा पानी होगा ना तो वो गोल गोल घूमेगा, और फिर उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और वो जो थर्माकोल का पीस होगा ना उसको आप गोल घूमते हुए देख पाएंगे। आप सोचिए, ये जो गोल घूम रहा है ये क्या है, आप सोचो थर्माकोल का पीस एक पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट घूम रहा है, पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट, और वो सेंटर अपने आप बन गया, आपने नहीं बनाया, उस सेंटर के अबाउट वो गोल गोल घूम रहा है, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो उस सेंटर के अंदर ही चला जाता है। वो गोल घूमेगा पहले सर्कुलर पाथ पे, और फिर वो सर्कल छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और छोटा होते होते क्या होगा, वो ऐसे थोड़ा फास्ट होता जाएगा, और फास्ट होते होते बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और फिर वो ड्रेन से निकल जाएगा। अब सोचो, एक ऐसा फोर्स था जो कि थर्मोकोल की बॉल को अंदर की ओर खींच रहा था, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है, कब? व्हेन इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। यानी क्या डेफिनेशन हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स की? मैं चाहूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स आप हेडिंग डालें और जरा इसकी डेफिनेशन मेरे साथ साथ देख लें, बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। सर्कुलर मोशन में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो योर हेडिंग इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको आप लिख लें, ये लिखा मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसमें लिखें, देखिए, it is defined as the force acting, it is defined as the force acting on an object, force acting on an object towards the center of circle, towards the center of circle, comma, along its radius, along its radius, when it performs a circular path, when it performs a circular path. ठीक है, when it performs a circular path। तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज घूम रही है तो अंदर की ओर, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है along the radius, रेडियस के along, देखो रेडियस के along घूम रहा है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो इधर लग जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो उधर लगेगा, अंदर की हो रही, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके आगे एक लाइन और लिख लो, एंड द एक्सेलरेशन corresponding to the force is known as centripetal acceleration. ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, Fc = mv² अपॉन r, mass of object, v speed of revolution, r is radius of circular path, Fc is called centripetal force। और इसके बाद हमारे पास एक चीज होती है AC, और इसका फॉर्मूला है v² अपॉन r। ये जो mv² अपॉन r, इसमें जो v² अपॉन r का पार्ट जो है ना, ये एक्सेलरेशन है, एंड दिस AC is called as centripetal acceleration। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये इसका मतलब हुआ। अब चलो, ये तो हो गया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है भाई? सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी चीज पे बाहर की ओर लगता है जब वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है, जब बाहर की ओर लग रहा होता है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे? फोर्स अभी अंदर भी लग रहा था, अब एक बाहर भी लग रहा है। जो अंदर लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर लग रहा है उसको हम किसी और फोर्स से नाम देते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इससे जुड़ी हुई प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीजें हैं, बड़ी मजेदार चीजें। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। स्टोन को मैंने थ्रेड से बांधा और मैं इसको गोल घुमा रहा हूं। जैसे जैसे आपको तेज करते जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्टोन आपके हाथ को बाहर की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगेगा। जैसे एक गेम होता है, उसको बोलते हैं हैमर थ्रो। उसमें क्या होता है? उसमें एक बड़ी सी बॉल होती है स्फीयर की, बड़ी भारी सी, उसमें एक चेन बंधी होती है, और जो मैन होता है, जो पर्सन होता है, उसको चेन से घुमा रहा होता है और यूं घुमा के उसको ऐसे करके फेंक रहा होता है। तो जब वो उसको घुमा रहा होता है ना बेटा, तो उसको लगता है कि बॉल उसको बाहर की ओर लेके जाएगी। किसी हैवी चीज को अगर आप गोल घुमाएंगे तो आपको बाहर की ओर जाती हुई महसूस होगी। बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट मीन द फोर्स व्हिच अपीयर्स टू एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन when an object moves in a circular path is known as centrifugal force। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाने की कोशिश करती है when it moves in a circular path। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कमाल की बात पता है क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ऐसा लगता है कि लग रहा है, लेकिन ये फोर्स अपरेंट फोर्स होता है। मतलब एक तो होता है फोर्स लग रहा है, और एक होता है कि ऐसा लगता है कि वो लग रहा है, दोनों में अंतर है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली एक्ट्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्चुअली एक्ट्स। वर्चुअली का मतलब हो गया कि वो आपको लगता है कि लग रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं लग रहा होता। ऐसी कोई भी चीज जो कि सिर्फ आपको अपीयर होती है, उसको हम एक टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं उसको। वो क्या नाम है? मैंने बताया कि मैं इसको बोल रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि एक वर्चुअल फोर्स है, तो ऐसे किसी फोर्स को हम नाम देते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो लगता है कि लग रहा है, लेकिन एक्चुअली दिखता नहीं है। अब वो कैसे? मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो कि इस स्टोन को मैं यहां पे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की ओर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल कहां लगता है? बाहर की ओर, इससे ठीक बाहर। वो उसको बाहर खींचने की कोशिश करता है। अगर मान लो ये गोल घूमते हुए, ये स्टोन जब इस पे गोल घूम रहा हो, तो गोल घूमते घूमते अगर ये रोप टूट जाए तो ये स्टोन कहां जाएगा? लगता है कि ये स्टोन कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बाहर का एक फोर्स लग रहा था। अगर बहुत जोर पड़ जाए, बहुत तेजी से आप घुमा रहे हो, रस्सी हल्की हो या थ्रेड बहुत वीक हो, तो क्या होगा? ये थ्रेड टूट जाएगा। थ्रेड टूटेगा तो आपको लगेगा किसकी वजह से टूटा है? क्योंकि बाहर की ओर खींच रहा था, इसलिए थ्रेड टूट गया। तो अगर थ्रेड टूट गया तो आपको क्या लगता है कि ये फोर्स आपको कहां लेके जाएगा? ये स्टोन को ऊपर लेके जाएगा, लगता है। लेकिन स्टोन यहां जाता नहीं है, स्टोन यहां जाता है, यहां नहीं जाता, स्टोन यहां जाता है। तो कमाल की बात नहीं है, फोर्स लग रहा था ऊपर की ओर जिसकी वजह से थ्रेड टूट गई, लेकिन स्टोन यहां जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जिसका अपरेंट इफेक्ट आपके ऊपर आता है
लेकिन वो उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा होता। दिखता है कि उधर ही काम कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट वहां निकल के नहीं आता, इफेक्ट किसी और डायरेक्शन में निकल के आता है। ऐसी किसी चीज को हम स्यूडो बोलते हैं। सो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज स्यूडो फोर्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी लाइफ से जुड़े इसके एग्जांपल क्या है। आपकी लाइफ से जुड़ा एग्जांपल इसका ये है कि कभी अगर आप उसमें बैठे हो, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड पता है ना, गोल सा इस तरीके से होता है, गोल गोल घूमता रहता है, उसमें आप चेयर पे बैठे होते हैं तो वो ऐसे घूम रहा होता है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। उसमें क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से एक बार मैं बैठा, उसके बाद से मैंने सोच लिया कि भाई अब नहीं बैठूंगा कभी। हुआ क्या था कि ये नोएडा में जो आपका जीआईपी है, यहाँ पर आपको मैरी गो राउंड था, ठीक है, अभी भी है। तो वहां पे क्या हुआ कि मैं बैठा था और वहां पे बैठने के बाद एक चेयर पे मैं बैठ गया। और अब क्या होती है, सिंगल सिटिंग होती है, एक चेयर के ऊपर एक ही बैठता है, जबकि चेयर बड़ी है। पहले दो बैठते थे, मैं बैठा और मेरे बगल में एक थोड़ा सा मजबूत सा इंसान, थोड़ा सा हट्टा कट्टा खाते पीते घर का, तो बैठ गया। अब क्या हुआ, जैसे वो चालू हुआ, मैं बैठा था बाहर की ओर, तो जैसे वो चालू हुआ तो क्या होता है, जब आप किसी ऐसी चीज पे बैठते हैं तो आप हमेशा लगता है कि बाहर की ओर जा रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग रहा था भैया, मेरे ऊपर भी लग रहा था, मेरे बगल वाले के ऊपर भी लग रहा था। अब चलो मेरे बगल में तो एक रेलिंग थी कि मैं बाहर गिर नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे और बगल वाले के बीच में कोई सपोर्ट नहीं था, तो वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर था। अब मैं गोल गोल घूम रहा हूं, मैं यूं करके बैठा हुआ हूं, वो मेरे ऊपर गिरा हुआ है और चल रहे हैं। मैं सिर्फ इसी बात का इंतजार करता है कि भगवान करे जल्दी से ये बंद हो जाए, मैं उतरूं, क्योंकि मुझे मजा तो इतना नहीं आ रहा जितना मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि वो बंदा मेरे ऊपर है पूरी तरीके से। मैं घूमता जा रहा हूं और वो अच्छा खासा अपना वेट लेके पूरा पड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि जानबूझ के वो पड़ा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उसको भी बाहर धकेला, सर्कल यूं घूम रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उसको भी बाहर पुश किया और मुझे भी बाहर पुश किया। तो मैं तो नहीं जा सकता था क्योंकि इधर रेलिंग थी, लेकिन उसके और मेरे बीच में रेलिंग नहीं थी, तो वो मेरे ऊपर पूरा आ रखा। अब जब जब ये घूम रहा था तब तब वो मेरे ऊपर, अब मेरी हालत बड़ी खराब थी। तो उस दिन मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपने ऊपर महसूस किया, पूरा का पूरा इतना सारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने ऊपर महसूस किया। एक तो बाहर लग ही रहा था और एक बगल से भी लग रहा था। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल हुआ। तो जब भी आप किसी ऐसे चीज पे घूमे जिस पे गोल घूम रहे हैं आप, तो आपको लगेगा कि आप बाहर जा रहे हैं, जैसे जैसे वो तेज होता जाएगा। दिस इज द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए ना, बाई चांस, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि आपको जिस चीज से कनेक्ट कर रखा है वो टूट जाए, तो आपको अगर लगेगा ना कि आप बाहर जा रहे हैं ऐसे, तो आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप ऐसे जाएंगे। फोर्स लग रहा है इधर की ओर, लेकिन उसका इफेक्ट आएगा इधर की ओर। दिस इज स्यूडो फोर्स। आप टेंजेंशियल जाते हैं सर्कल के, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं, एक वर्चुअल केस मानते हैं। एक बार क्या हुआ, गर्मियों का मौसम आ रहा था और आपने सोचा कि मैंगो शेक बनाते हैं घर पे आज, ठीक है। होता है, इंसान खाली होता है, सोचता है कुछ करे, तो मैंगो शेक घर पे बनाते हैं। अब मैंगो आ गए, अब मैंगो आ गए तो आपने क्या किया, मैंगो लिया, मिल्क लिया और आपने शुगर लिया, थोड़ी सी आइस क्यूब्स ली। उसके बाद आपने क्या किया, उसको मिक्सी के अंदर डाल दिया। अब उसके बाद डालने के बाद क्या किया, पूरा जब उसने भर दिया, आपने बिल्कुल बढ़िया हो गया कि भाई हाँ अब मैं बिल्कुल रेडी हूं उसको बनाने के लिए, तो आपने उसको ऑन कर दिया। आपने ऑन तो कर दिया, लेकिन एक चीज आप भूल गए थे, आपने उसके ऊपर का जो ढक्कन था ना, जो लिड थी उसकी, वो ढंग से बंद नहीं करी थी। अब जब ढक्कन उसको ढंग से बंद नहीं किया, तो जब वो तेज चला तो क्या हुआ, ढक्कन निकल गया। जब ढक्कन निकल गया तो वो जो मैंगो था ना, वो पता है कहां गया, वॉल के ऊपर। पूरे पे प्रिंटिंग हो गई, घर में चारों तरफ प्रिंटिंग। अब जब प्रिंटिंग हो गई तो आपके दिमाग में क्या देखा होगा, देखने में कैसा लगा, देखने में जैसे टेक्सचर प्रिंटिंग होती है, पूरे रूम के अंदर जो किचन थी उसकी सारी वॉल के ऊपर वो हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ढक्कन निकल गया तो पूरा फैल गया। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अचानक से कोई मेहमान आ गया आपके पास, ठीक है, वहां से कोई गेस्ट आने थे, बाहर से आ गए वो। और जब वो आए तो देखा उन्होंने, किचन में आए तो उन्होंने किचन में जैसे ही वो आए तो उन्होंने देखा कि बड़ा ये तो जबरदस्त सरप्राइजिंग, क्या टेक्सचर पेंटिंग कर रखी है घर के अंदर, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में। येलो येलो कलर का टेक्सचर हो रखा है, कुछ अजीब सा ही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या है ये मतलब बड़ी अच्छी टेक्सचर पेंटिंग लग रही है, क्या है ये। तो आपने कहा कि देखो इसकी एक विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि इसको आप देख तो सकते हैं, इसको आप चाट भी सकते हैं, टेस्टी लगेगा, ये किसी और टेक्सचर में नहीं होता। तो क्या वो बेसिकली किनारे किनारे जो था वो मैंगो की टेक्सचर पेंटिंग हो गई थी। और अब हुआ क्या, अब सोचो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है कि आपने क्या किया, उसको गोल गोल जब गोल गोल घुमा तो मैंगो कहां गया, जैसे उसका ढक्कन खुला तो मैंगो बाहर की ओर फैल गया सारा।
यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा। ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना बेटा, इसी को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जब सर्कुलर पाथ पे कोई चीज घूम रही होती है और इस तरीके से जो मक्खन बनता है ना, मक्खन, मम्मी से भी पूछना आपने, मक्खन जब बनता है तो क्या होता है? वैसे तो आप मिक्सी वगैरह के अंदर उसको बना लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता है, मथनी बोलते हैं उसको, ऐसे करके होती थी कि उसमें ये आपकी एक रॉड होती है, उसमें नीचे की ओर कुछ ऐसा लगा होता है, उसको ऐसे ऐसे करते हैं। मम्मी से पूछना बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मक्खन होता है ना वो साइड साइड में आता है, एक जार के अंदर या किसी एक बर्तन के अंदर आप उसको रख लेते हैं जिससे भी वो बनता है, ठीक है। और उसको ऐसे करके क्या होता है, उसके किनारे किनारे, जार पे किनारे किनारे मक्खन इकट्ठा होता है, बीच में नहीं होता। तो क्या होता, आपने ऐसे ऐसे किया तो क्या हुआ, सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से पार्टिकल जो होते हैं किनारे किनारे वो इकट्ठे हो जाते हैं। जो कॉर्नर पे इकट्ठे हो गए ना बेटा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इकट्ठे हो गए, तो सारे किनारे फिर वो साइड से आप उसको निकाल लेते हैं। ये मम्मी से पूछना बताएंगे आपको किस तरीके से बनता है। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और पहले आपको बताया आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। दो डिफरेंस है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द एक्चुअल फोर्स बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मींस इट एक्ट्स, ठीक है, इट एक्ट्स वर्चुअली, यानी कि आपको लगता है कि चीज बाहर जाएगी लेकिन उस डायरेक्शन में वो नहीं जा रही होती जहां पर उसका फोर्स लग रहा होता है। अगर एक कर्व है, मतलब रोड पे अचानक से एक कर्व आ गया और आप अगर ब्रेक अचानक से लगाते हैं तो क्या होता है, कर्व पे गाड़ी बाहर की ओर जाती है, कभी अंदर की ओर नहीं आती। और बाहर की ओर जाने का मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की ओर खींच रहा था कर्व पाथ के ऊपर। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हो सकते हैं, ठीक है बेटा, राइट। एक बॉल, आपको एक और एग्जांपल बताऊं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जबरदस्त। एक बॉल को, चाहे प्लास्टिक के बॉल हो चाहे कैसे भी हो, उस बॉल को थ्रेड से बांधो और उस बॉल को पानी के अंदर डुबा दो और फिर उसको निकाल के बॉल को तेजी से घुमाओ, फास्ट। तो जब उस बॉल को आप फास्ट घुमाएंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स थी ना वाटर की, वो देखना किस डायरेक्शन में जाएगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, जाएंगी बाहर की ओर, लेकिन जाएंगी बॉल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ऐसे नहीं जाएंगी। बॉल अगर ऐसे तो ऐसे बाहर नहीं जाएंगी, अगर बॉल ऐसे तो वाटर ड्रॉपलेट ऐसे नहीं जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएंगी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है बेटा। इसको आप ढंग से करिए। और कुछ मैं आपको और फॉर्मूले बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, बस वो फॉर्मूले अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप रखेंगे। आपके सिलेबस में तो ये चीजें नहीं है, लेकिन आपको इन फॉर्मूलों को जानना जरूरी है, थोड़ा सा याद रखेंगे। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, आप एनएसटीएससी देंगे, एनटीएससी देंगे, तो वहाँ पे आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। या जो ओलंपियाड देंगे आप, साइंस ओलंपियाड देंगे, वहाँ पे फॉर्मूले आपके काम आ सकते हैं। वो क्या है, वी हैव फॉर्मूला V इक्वल टू R ओमेगा। ये लगता है जब सर्कुलर पाथ पे कोई ऑर्बिट चल रहा हो। V इज व्हाट, स्पीड, हम इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। R इज रेडियस। ध्यान रखना कि मैं इसको वेलोसिटी सिर्फ तब ले सकता हूं व्हेन वी आर टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, जब मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। R इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड ओमेगा इज दिस सिंबल, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो उस पे एक और वेलोसिटी होती है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। एक चीज होती है, उसको वो प्रोपेलर होता है बेसिकली। प्रोपेलर कैसा होता है, जैसे ये एक आपके पास रॉड थी, उसमें साथ में ऐसा बना होता है, जैसे हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर होते हैं, ऐसे ही कुछ खेलने के लिए भी आता है। हम उसको जब यूं घुमाते हैं ना तो वो ऊपर चला जाता है, अगर उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर जाता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो मैं ऐसे गोल घुमा रहा हूं इसको, तो ये तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गई जो ऐसे घूम रही है, लेकिन जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के लिए भी तो एक वेलोसिटी चाहिए। जैसे हेलीकॉप्टर होता है तो हेलीकॉप्टर के जो प्रोपेलर्स होते हैं वो ऐसे घूमते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर कैसे जाता है, वो तो ऊपर जाता है ना। तो ऐसे घूमने वाली वेलोसिटी तो हो गई v, और ऊपर जाने वाली जो वेलोसिटी हो गई वो होती है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। उसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, वो पूरे के लिए एक होती है। तो ऊपर डायरेक्शन में काम कर रही है ओमेगा, और ऐसे सर्कुलर पाथ पे जो काम कर रही है दैट इज v, ओके। तो यही v इक्वल टू r ओमेगा होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखें। इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू r अल्फा, जहां पर a को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, r is radius and alpha is angular acceleration. Alpha, this symbol is called alpha, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे, जब ऊपर देखो ये जो वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपके पास एक एक्सेलरेशन आ गया, वो तो a हो गया।
और जो ऊपर की ओर जिधर एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया आपके पास अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला होता है a इक्वल टू r अल्फा। और भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, a वेक्टर इक्वल टू अल्फा क्रॉस r लिख लेते हैं, लेकिन वो सब चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो क्लास 11 में जब आप पहुंचेंगे तो आप सीखेंगे। लेकिन ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको इतनी चीजें याद रखनी ही है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को बस आप याद रखें, ठीक है। बाकी इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल बहुत ही कम मिलेंगे, मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल दे सकता हूं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके पास, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो थ्योरेटिकली दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होंगे बेटा, ठीक है। और तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज रिवाइज करिए हर वीडियो को, यानी कि इस चैप्टर में जितने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने जितनी भी वीडियोस थी आपके पास वो सारी की सारी आप देखिए, सारे लेक्चर्स देखिए, और उसके बाद फिर आप उन क्वेश्चनों को करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकेंगे, ठीक है बेटा। राइट, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, और बहुत जोश के साथ पढ़िए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए।